हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो लेबर लॉज पास किए थे, उस पे जो हमने एक डिटेल में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। लेकिन उसमें जो है वो हमने चीज़ों को काफ़ी एक शॉर्ट और सिंपल रखा था, ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एनालिसिस में नहीं गए थे हम। तो आज इस वीडियो में जो है हम एक डिटेल में और एनालिटिक वे में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या जो गवर्नमेंट ने नई चेंजेस की हैं और क्या-क्या जो नए प्रोविजंस लाए गए हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो पुराने 3 लॉज़ थे, वो कौन-कौन से थे? ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था, उसको कंबाइन करके उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का नाम दे दिया। तो अब हम देखेंगे कि कौन से जो मेजर प्रोविजंस हैं इस कोड में जो नए लाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे ये डिफाइन की गई है कि वर्कर्स क्या होंगे। देखिए, वर्कर्स यहाँ पे वो होंगे जिनकी जो सैलरी है वो 18,000 से कम होगी। अब कौन से वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरी जो 18,000 से कम होगी? अब इसमें जो है वो उन वर्कर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है जो वर्कर जो है वो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे होंगे या कोई हाई पोस्ट पे होंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सुपरवाइजर्स की पोस्ट पे होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पे वर्कर नहीं माना जाएगा क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो 18,000 से जो है वो ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। और दूसरा प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे ये बोला है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे क्या हो गई? इंडस्ट्री हो गई। तो जिस इंडस्ट्री में 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, 300 से जो ज़्यादा वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, उसको ये मैंडेटरी है, मतलब कि उसको मस्ट है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो उसको प्रिपेयर करे। अब वो कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या-क्या चीज़ें होंगी? तो देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर में ये होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको वहाँ पे वर्कर्स की क्लासिफिकेशन जो है वो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब वर्कर्स की क्लासिफिकेशन क्या होगी कि कौन-कौन से वर्कर्स होंगे, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, किस पोस्ट पे वो काम करेंगे। तो ये सब जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में होगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि उनको सैलरी कितनी मिलेगी, उनके वर्किंग्स और कितने होंगे, उनको पर डे वेजेस क्या मिलेगी, उनके वेजेस रेट क्या होंगे, क्या उनको हॉलिडे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड चीज़ उस स्टैंडिंग ऑर्डर में होगी। और थर्ड चीज़ ये होगी कि अगर किसी एम्प्लॉयी को या किसी वर्कर को जो है वो टर्मिनेट करना होगा, तो उसको यहाँ पे जो है वो बताना पड़ेगा, उसमें प्रोविज़न्स बताने पड़ेंगे कि किस-किस बेसिस पे जो है वो वहाँ पे उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे चौथी चीज़ ये आ गई, अगर कल को किसी वर्कर को जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी इंडस्ट्री में उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे पूरा एक मैकेनिज़्म है जो उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको चीज़ को बताना पड़ेगा कि कैसे-कैसे जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएँगी। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अब जो ये तीसरा प्रोविज़न्स है ये वर्कर्स के लिए भी है और जो वहाँ पे मालिक हैं उनके लिए भी है। अब कैसे? देखिए, अगर वर्कर्स को यहाँ पे हड़ताल करनी होगी या बंद करना होगा, तो उसके लिए जो है वो उनमें जो है वो एट लीस्ट 300 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। उस हड़ताल के लिए 300 लोग जो है वो रज़ामंद होने चाहिए। तो उन 300 रज़ामंद लोगों को जो है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो वो एम्पावर होगी इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि क्या वो हड़ताल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके? और बाद में जो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं, उनको यहाँ पे ये फ़ायदा दिया गया है, एम्प्लॉयर्स यानी मालिक, उनको यहाँ पे ये फ़ायदा दिया गया है कि अगर उनको जो है वो अगर उनकी कंपनी जो है वो लॉसेस में चल रही है और उस लॉसेस के चलते उनको जो है वो किसी वर्कर को निकालना पड़ा है या किसी वर्कर को निकाल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो वो उनको भी गवर्नमेंट से जो परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये हमारे लॉसेस हो रहे हैं या ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस वजह से हम जो है वो किसी वर्कर को जो है वो निकाल रहे हैं। तो उस चीज़ को जो है वो यहाँ पे एक गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी उन उन लोगों को। और यहाँ पे जो चौथा प्रोविज़न यहाँ पे ये बताया गया है कि एक नेगोशिएटिंग काउंसिल और नेगोशिएटिंग यूनियन बनाई जाएगी यहाँ पे। अब ये नेगोशिएटिंग काउंसिल और यूनियन होगी क्या? सबसे पहले हम देखेंगे सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। तो जो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगी वो ये होगी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में
या जिस इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियंस होंगी, ट्रेड यूनियंस क्या होगी, जिसमें वर्कर्स की जो यूनियन होगी, उसमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम जो 51% ऑफ द वर्कर जो उस एस्टेब्लिशमेंट में होंगे, अगर वो उस ट्रेड यूनियन का पार्ट होंगे, अगर ये वर्कर्स 51% किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर ये लोग जो है वो इस ट्रेड यूनियन का पार्ट होंगे, तब जाके उसको जो है वो सोल नेगोशिएटिंग जो यूनियन है वो माना जाएगा कि वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है। तो एक तो ये चीज़ ये आ गई। अब जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है वो ये आ गई कि इन केस की ट्रेड यूनियन है जो वो यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में जो है वो नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगी। तो उस नेगोशिएटिंग काउंसिल में होगा क्या, जो यूनियन के मेंबर्स होंगे, यूनियन के मेंबर्स को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अब रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों को मिलेगी, वहां पे उन्होंने बताया गया है कि एट लीस्ट 20% ऑफ द वर्कर्स जो है वो उसके मेंबर होने चाहिए, तब जाके उसको जो है वो नेगोशिएटिंग काउंसिल जो है वो उसको माना जाएगा। तो इसमें और भी प्रोविजंस हैं, उनको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरे प्रोविजंस यहाँ पे ये हैं कि अगर जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री है, अब वर्कर या इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो गया, अगर विद इन द इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट हो गया, तो वहाँ पे एक हमेशा एक ट्रिब्यूनल रहेगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होगा, वो उन डिस्प्यूट्स को जो है वो रिड्रेस करेगा। और उस जो स्ट्रक्चर होगा उस ट्रिब्यूनल का, उसमें ये होगा कि जुडिशियल मेंबर भी होंगे, जुडिशियल मेंबर भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो है उस ट्रिब्यूनल में होंगे, और वो दोनों मिलके जो है वो इन चीज़ों को, जो इनकी प्रॉब्लम्स होंगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तब वो कौन से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन से डिस्प्यूट्स होंगे। तो मेनली वहाँ पे डिस्प्यूट्स ये होंगे कि जो डिस्चार्ज होंगे, डिसमिसल होंगे, रीट्रेंचमेंट होंगे और अदरवाइज जो टर्मिनेशन होगा, तो उन डिस्प्यूट्स को यहाँ पे जो है वो सुना जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। और जो टर्मिनेशन होगा किसी इंडिविजुअल वर्कर का, जैसे कोई इंडिविजुअल वर्कर है, उसको यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो वो तब क्या होगा कि उस वर्कर के लिए उसको अगर ट्रिब्यूनल में जाना है, तो उसको 45 डेज का जो है वो वेट करना पड़ेगा, केस को जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर सुना जाएगा और उसको जो है वो हल करने में जो है वो मदद की जाएगी। तो एक यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है कि मतलब कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब ये नई टर्म आई है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगा। अब ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या आ गया कि एक एम्प्लॉयर है और एक वर्कर है, और एम्प्लॉयर और वर्कर जो है वो डायरेक्टली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई ये वर्कर है, ये जो है वो एम्प्लॉयर कहेगा कि मैं वर्कर को जो है वो 11 महीने की जॉब दूंगा, 11 महीने का हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो 11 महीने के बाद जो है वो उसको जो है रिन्यू करे या जो मर्जी करे, तो वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड है। तो इससे क्या होगा कि जो मिडलमैन है, मिडलमैन का यहाँ पे जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लगते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है वो उनको यहाँ पे जो निकाल दिया जाएगा। क्योंकि देखिए मिडलमैन और कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, वो कमीशंस खाते हैं। जब वो कमीशंस खाते हैं तो जो वर्कर आगे काम कर रहे होते हैं उनके थ्रू, उनको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते। तो उनके बेनिफिट यहाँ पे दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडलमैन को जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि जो टेम्पररी वर्कर्स होंगे, जो फिक्स टर्म पे काम करेंगे, उनकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे जो है वो अच्छी होगी, वो यहाँ पे कंडीशन उनकी बढ़ेगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन भी रखा है कि यहाँ पे एक रीस्किल फंड जो है वो यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। तो रीस्किल फंड क्या होगा कि जिन वर्कर्स को जो यहाँ पे अपनी जॉब से जो है वो निकाल दिया गया है, तो उनकी रीस्किलिंग के लिए जो है यहाँ पे फंड जो बनाया जाएगा। तो उस फंड में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर होगा वो कुछ अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और उसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, ये प्रोविजन भी है कि वो किसी और से भी, या उसकी सैलरी के जो 15 दिन पहले उसकी सैलरी मिली थी उसके बेसिस पे, या कुछ और क्राइटेरिया भी यहाँ पे जो है वो उसके ज़रिए भी वहाँ पे जो है वो फंड यहाँ पे रेज़ किया जा सकता है उनकी रीस्किलिंग के लिए। तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री हो, वर्कर हो, वहाँ पे जो कुछ डिस्प्यूट्स और कुछ इश्यूज़ जो हैं वो तो देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने कह दिया और एम्प्लॉयर्स ने मान लिया या वर्कर्स ने मान लिया और इंडस्ट्री जो है वो वही गवर्नमेंट के कहने पे काम करेंगी। कोई ना कोई वायलेशन तो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं
जिनको जो है यहाँ पे नए प्रोविजंस आए हैं, उनके जो है उनके रिगार्डिंग जो है कुछ इश्यू यहाँ पे जो है वो क्रिएट किए गए हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो वर्कर्स की जो एबिलिटी है, वर्किंग जो अगर वो स्ट्राइक करेंगे, उनकी एम्प्लॉयर्स की जो एबिलिटी है, लुक आउट द वर्कर्स, वो यहाँ पे जो है वो उसको इम्पैक्ट किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा? अगर गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगी तो जो वर्कर्स हैं वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो है वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, और अगर वर्कर गवर्नमेंट की ज़्यादा वो इंटरफेरेंस रही तो जो एम्प्लॉयर है वो जो है अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं जो है वो गवर्नमेंट की एक यहाँ पे इंटरफेरेंस अगर होगी तो यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों को कहीं न कहीं जो है वो नुकसान हो सकता है, यहाँ पे एक्सपर्ट का ये मानना है। और जैसा कि आप देखेंगे कि अगर वर्कर्स को जो है वो जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होगी। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होगी? जैसे कि एयरलाइंस में लोग हो गए, एयरलाइंस के लोग हो गए, रेलवे के लोग हो गए, टेलीकॉम के लोग हो गए। अगर उनको स्ट्राइक करनी होती है तो उनको जो है वो 14 दिन से पहले जो है वो उनको नोटिस देना पड़ता है कि हमारी ये मांग है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम जो है स्ट्राइक करेंगे। तो ये 14 दिन का नोटिस है वो देते हैं। तो पहले ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है वो इसको कंपल्सरी कर दिया है इंडस्ट्रीज में भी, कि अगर इंडस्ट्रीज में जो है वर्कर्स को स्ट्राइक करनी होगी तब भी उनको जो है वो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो वो जो नोटिस होगा उसके जो बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो डिसाइड करेगी कि क्या यहाँ पे स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो वर्कर्स की स्ट्राइकिंग एबिलिटी पे जो है वो इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो है वो ये भी माना जा रहा है कि जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है उसकी प्रिंसिपल का यहाँ पे वायलेशन है। अब कैसे वायलेशन है? देखिए, अगर आप आर्टिकल 50 देखेंगे, आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो अगर पब्लिक सर्विस में काम करेगी तो वो मतलब कि डिफरेंट काम करेगी, इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। तो लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो यहाँ पे मिलके जो है वो काम करेंगे, तो ये उस चीज़ को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। और साथ में जो इस प्रोविजन में है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वो इतनी पावर मिली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि अगर एग्जीक्यूटिव के जो पावर से जो है वो जुडिशरी को जो है वो उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको जो है वो इग्नोर भी कर सकती है। यहाँ पे एक्सपर्ट का ये भी मानना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ परसेंटेज होनी चाहिए या कुछ 20%, 51% होंगे वर्कर्स, तब जाके उनकी जो है वो यूनियन बनेगी, उनकी ट्रेड यूनियन बनेगी। तो कहीं न कहीं जो है वो इसको भी जो है यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है। और चौथा प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है, वो कहीं न कहीं जो है वो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट करता है एक्सपर्ट्स के दिमाग में। वो कौन-सा डाउट है? देखिए, लेबर कमीशन जो थी 2002 में उसने एक रिकमेंडेशन दी थी। उसने वो ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो वर्कर है, कोई भी वर्कर है, उसको जो है वो 2 साल से ज़्यादा जो है वो उसको टेम्परेरी वर्कर नहीं रखा जा सकता। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी वर्कर को जो है वो हायर किया है, तो उसको अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 11 महीने का है या 10 महीने का है, तो वो क्या करेगा, उसको या तो खत्म कर देगा या तो फिर से उसको 10 महीने बढ़ा देगा। जो 10 महीने उसको बढ़ाएगा, तो वैसे ही उसको अगर बढ़ाता चला गया, तो क्या पता वो कितने साल तक जो है वो वर्कर जो टेम्परेरी ही रहे। तो कहीं न कहीं जो ये डाउट भी उनके दिमाग में आया एक्सपर्ट्स के। और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जिनको जो है वो काफ़ी एक अंधेरे में रखा गया है कि क्या वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। अब वो कौन-सी चीज़ें हैं? जैसे कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, मैनेजमेंट है, उसको यहाँ पे जो है वो काफ़ी एक अंधेरे में रखा गया है। उनको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी एस्टेब्लिशमेंट होगी, कौन से जो है वो मैनेजमेंट होगी, उसको यहाँ पे जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। इसको जो है वो इन जो कोड्स आए हैं इनको कहीं न कहीं जो है शक की निगाह से जो है वो देखा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।